हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे शाहजहां की और शाहजहां के दक्षिण अभियानों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा कौन कौन से दक्षिण भारत के अभियान थे, वो विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से मैंने आप लोगों को कहा था कि दक्षिण भारत अभियान से ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा मिला था। अगली बात समझ गए। और उसके बाद में क्या, किसका निर्माण, तख्ते तउस का निर्माण, और उसी तख्ते तउस में उसने वो कोहिनूर हीरा जड़वाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अहमदनगर अभियान की। अहमदनगर अभियान देखिएगा, यदि हम बात करें अहमदनगर अभियान की, तो अहमदनगर अभियान जो किया गया था वो किया गया था 1633 ईस्वी में। अहमदनगर का शासक था हुसैन शाह, जो कि वस्तुतः निजाम शाही शासन वहां पर स्थापित किया था उसने। शाहजहां ने अपने एक सेनापति जिसका नाम था फतेह खान, इस फतेह खान को अहमदनगर के ऊपर फतेह करने के लिए भेजा था। शाह हुसैन को उसने क्या किया, पराजित किया। देखिएगा यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इसी के साथ में अहमदनगर का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और यहाँ पर वीर मराठा शाहजी भोसले यहाँ से अहमदनगर छोड़ करके कहाँ, क्या चीज़, अहमदनगर छोड़ करके कहाँ पर चले जाते हैं, बीजापुर में चले जाते हैं। ये वही शाहजी भोसले हैं जो कि शिवाजी के पिता हुआ करते थे। देखिएगा 1633 शासक हुसैन शाह शाहजहां ने फतेह अली को अभियान पर भेजा। और इसी अभियान में हुसैन शाह पराजित। ध्यान रखना कि अहमदनगर के पतन के बाद वीर मराठा शाहजी भोसले अहमदनगर छोड़कर बीजापुर चले गए। चलिए आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम बात करते हैं गोलकुंडा अभियान की। किसकी? गोलकुंडा अभियान। और ये गोलकुंडा अभियान विशेष अभियान है, ध्यान रखना। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की अधीनता स्वीकार की थी। दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। गोलकुंडा के जो शासक थे
उन शासकों ने अपने सिक्कों पर शाहजहां के नाम का अंकन करवाया और गोलकुंडा के द्वारा जो बीजापुर को राजस्व दिया जाता था वो राजस्व माफ कर दिया गया। और यहीं पर औरंगजेब को नियुक्ति की औरंगजेब की, ताकि यहाँ गोलकुंडा की क्या की जा सके, देख रेख की जा सके। इसी गोलकुंडा अभियान के दौरान एक विशेष व्यक्ति, ध्यान रखना, मीर जुमला, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गोलकुंडा अभियान कब किया गया, किसके ऊपर किया गया, लेकिन ध्यान रखना कि इसी गोलकुंडा अभियान से एक विशेष व्यक्ति मिला था जिसका नाम था मीर जुमला। इस जुमले ने बड़ा जुमला चलाया। वस्तुतः यदि हम बात करें मीर जुमला की, तो मीर जुमला का वास्तविक जो नाम था वो मोहम्मद सैयद हुआ करता था और ये फारसी व्यापारी था। गोलकुंडा के शासक के अधीन कार्य करता था और शाहजहां ने जिस समय गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण किया, इस आक्रमण के दौरान वो गोलकुंडा का वजीर हुआ करता था। आक्रमण करने के बाद में जब अधीनता स्वीकार कर ली गोलकुंडा के शासक ने, तो ये मीर जुमला जो है कहाँ चला जाता है, शाहजहां की सेवा में चला जाता है। और इसी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि कौन से अभियान के दौरान शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, हम बात करते हैं गोलकुंडा अभियान की। गोलकुंडा अभियान, इसमें केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान ये रखना कि कब किया गया, 1636 ईस्वी में। ध्यान रखना कि इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान मीर जुमला, ध्यान रखना क्या था, ये फारसी व्यापारी था। इसका स्वयं का एक व्यापारिक बेड़ा भी होता था, बड़े बड़े जहाज थे इसके पास में। शाहजहां की शरण में आया। तथा इसने बादशाह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। कोहिनूर हीरा प्रदान किया। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ का जो शासक था वो था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने संधि की। ठीक है, और अपने सिक्कों पर शाहजहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है, ध्यान रखना
कि बीजापुर को दिया जाने वाला राजस्व माफ कर दिया गया। ठीक है, अर्थात ध्यान रखना कि गोलकुंडा जो था वो बीजापुर को, किसको, बीजापुर को लगान दिया करता था, और ये लगान क्या कर दी गई थी, माफ कर दी गई थी। ये जो है विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब जो अगला जो अभियान किया गया वो अभियान किया गया था बीजापुर अभियान, और बीजापुर अभियान भी 1636 ईस्वी में। देखना, ध्यान रखना कि गोलकुंडा अभियान भी 1636 में है, पहले ये किया गया, और बाद में कौन सा अभियान किया गया था, बीजापुर का अभियान, जो कि कब किया गया, 1636 ईस्वी में किया गया। बीजापुर के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। एक हमने बात करी थी इब्राहिम आदिल शाह की, किसकी, इब्राहिम आदिल शाह, जो कि खुर्रम का सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था। अहमदनगर के ऊपर जब आक्रमण किया था तो इसी इब्राहिम आदिल शाह की सहायता से अहमदनगर और मुगलों के बीच में क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। और इब्राहिम आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि प्रदान करी थी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, ये वही बीजापुर। तो देखिएगा कि बीजापुर का जो अभियान किया गया वो कब किया गया, 1636 ईस्वी में। यहाँ का शासक था मोहम्मद आदिल शाह। शाहजहां के साथ में 1636 में ये भी क्या कर लेता है, संधि करता है, और संधि करने के बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था अली आदिल शाह। और जैसे ही अली आदिल शाह यहाँ पर शासक बनता है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो विरोधी तत्व थे ये विरोधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं, गुटबंदियां प्रारंभ हो जाती है। और फिर यहाँ पर औरंगजेब ने मीर जुमला की सहायता से इसके ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद में इसको जीत लिया। 1657 ईस्वी में बीजापुर की सेना को अंतिम रूप से क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। और शाहजहां ने मावत खां के नेतृत्व में एक सेना औरंगजेब की सहायता के लिए भी इस अभियान के दौरान भेजी थी। बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात बनती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके साथ ही साथ जब 1657 में पूर्ण रूपेण वहां पर मुगल शासन स्थापित हो जाता है तो मुगलों के बीच में और बीजापुर के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इस चीज को, एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, क्योंकि इस समय कई राजनीतिक उठापटक चल रही है। औरंगजेब बीजापुर में है, उधर राजनीतिक उठापटक के दौरान दारा सिकों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। दारा सिकों को क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया जाता है। इस स्थिति में औरंगजेब यहाँ पर शांत अवश्य रहता है, लेकिन उसके खुरापाती दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही होती है। अब यहाँ पर जब बीजापुर अभियान पर जब था तो बीजापुर अभियान के दौरान शाहजहां ने उसको एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके इस अभियान को, इस युद्ध को पूर्ण रूप में तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की बात कही। बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और अधीनता स्वीकार करने के बाद में बीजापुर और मुगलों के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। क्या संधि थी, केवल सुनना है, समझना है। बीजापुर ने मुगलों की युद्ध भरपाई है तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिए। जो अब तक संघर्ष चलता आ रहा था बीजापुर और मुगलों के मध्य, इस मुगलों के साथ में अब तक के संघर्ष में जो मुगलों का धन हानि हुई, उस धन हानि का क्षतिपूर्ति करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा बीदर, कल्याणी, परेंडा, कोंकण, ये सारे के सारे जो किले थे, ये सारे के सारे किले मुगलों को दे दिए गए। और यहीं पर चीज आई, मैंने आपको कहा कि साहब अहमदनगर विजय के दौरान बीजापुर, माफ कीजिएगा, अहमदनगर विजय के दौरान शाहजी भोंसले कहाँ चले जाते हैं, बीजापुर चले जाते हैं। तो अब जो सर्वे सर्वा है यहाँ पर कौन है, शाहजी भोंसले है, ठीक है ना। तो ये शाहजी भोंसले जो है वो ये मुगलों को सहयोग देंगे। ये 3 संधि की प्रमुख शर्तें थी, देखिएगा।
बीजापुर अभियान। 1636 ईस्वी। ठीक है। शासक मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, आगे बात समझ। बीजापुर पर ध्यान रखना, बीजापुर पर अंतिम रूप से विजय, अंतिम रूप से विजय 1657 ईस्वी में प्राप्त की गई। किसके द्वारा की गई? औरंगजेब वे महावत खां। महावत खां एक सेना लेकर के गया था, अभी मैंने बताया आपको, महावत खां द्वारा। बीजापुर मुगल संधि। बीजापुर और मुगलों के साथ में क्या हो गई है? मुगल संधि। क्या है इस संधि में? तो देखिएगा, नंबर 1 कि मुगलों को युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु, मुगलों को युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु 1.5 करोड़ रुपए दिए। नंबर 2 बीदर, कल्याणी, परेंडा, कोंकण, ये समुद्री किला था, के किले मुगलों को दिए गए। और नंबर 3 शाहजी भोसले मुगल सेवा के अधीन। जो मूल जो कोहिनूर का जो हीरा था वो शाहजी भोसले ही था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये मुगलों की सेवा के अधीन कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इस दौरान हुई। मैंने आपको कहा कि इसी दौरान कई राजनीतिक षड्यंत्र चले। उधर दारा सिकोह जो थे वो उत्तराधिकारी बन चुके थे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बहुत सारी ये चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोग विशेष बात करने वाले हैं वो विशेष बात करने वाले हैं उत्तराधिकार संघर्ष की, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अहमदनगर अभियान, गोलकुंडा और बीजापुर, ये तीनों के तीनों सूबे बना दिए गए शाहजहां के शासनकाल में। जहां हमने बात करी अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी में 12 जो है सूबों का उल्लेख मिलता है। 1580 में इसका क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। अकबर की मृत्यु होते समय समय, क्योंकि दक्षिण भारत में उसने बरार, अहमदनगर, बरार वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है ये जीता था उसने। ठीक है ना? तो अकबर की मृत्यु होते होते सूबों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के काल में एक नया सूबा सम्मिलित हुआ, कांगड़ा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उसको जीता, परंतु जहांगीर ने उसको कहां पर है? लाहौर सूबे में सम्मिलित कर दिया। शाहजहां के शासनकाल में 3 नए सूबे आए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा।
इन सूबों सहित मिला करके शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या यदि पूछ ली जाए प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना सूबों की संख्या कितनी थी? 18 थी। सर्वाधिक सूबों की यदि बात पूछी जाए तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो सूबे थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। इन सूबों को हम लोग और आगे व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे किसकी? मुगलकालीन प्रशासन की। देखिएगा, बात कर रहे हैं हम लोग उत्तराधिकार संघर्ष की। उत्तराधिकार संघर्ष सुनना भाई। अब देखो यहां से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके। पहला प्रश्न तो आपका यह आएगा कि जिस समय उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुए उस समय औरंगजेब कहां पर था? औरंगजेब कहां का सूबेदार था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना कि अभी अभी हमने बात की दक्षिण भारत के अभियानों की, और सूबेदार बना दिया गया था दक्षिण भारत अभियानों के दौरान किसको? औरंगजेब को। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। उसके पीछे भी राजनीतिक कारण थे। क्या राजनीतिक कारण थे? क्योंकि यदि हम बात करें इन समस्त संतानों की, 7 जो संतानें बात करी थी, 3 तो इसकी पुत्रियां और 4 इसके पुत्र। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, इन 4 लोगों में से जो सबसे योग्य व्यक्ति था, वास्तव में योग्य यदि कोई व्यक्ति हुआ अकबर के बाद में, तो वो व्यक्ति था दारा शिकोह। और इस बात को कहीं ना कहीं शाहजहां बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और इसीलिए देखो ध्यान सुनना कि सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा। और शाहजहां जैसे ही बीमार पड़ा तो शाहजहां को ऐसे लगा कि यार कहीं भसीड़ नहीं बोल जाए, आई मीन टू से कि कहीं मर नहीं जाए। तो इसलिए शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को राज्य साम्राज्य सौंपा, और साम्राज्य सौंपने के साथ ही साथ उसे उत्तराधिकारी बना दिया। अब सुनो आगे की कुछ कहानियां बताता हूं, ध्यान देना कि सितंबर 1657 ईस्वी। ध्यान रखना बेटा कि शाहजहां बीमार, शाहजहां क्या हुआ? बीमार पड़ा। और बीमार पड़ने ही के साथ ही दारा शिकोह को, दारा शिकोह को साम्राज्य सौंपा। भाई एक तरीके से हम यदि बात करें उत्तराधिकारी ज्येष्ठ अधिकार के माध्यम से यदि हम बात करते हैं, तो ज्येष्ठ अधिकार की दृष्टि से तो वस्तुतः दारा शिकोह ही बनना चाहिए, क्योंकि अब तक की जो मुगल परंपरा थी, ये मुगल परंपरा भी यही कहती थी कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही बादशाह बनेगा। तो बिल्कुल सही था। और कहीं ना कहीं यदि योग्यता के आधार पर भी हम बात करें तो इन समस्त पुत्रों में सबसे ज्यादा जो समर्थ जो व्यक्ति था, वो समर्थ व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह था। ठीक है ना। तो साम्राज्य दारा शिकोह को सौंपा और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, क्या कर दिया साहब? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको कर दिया? दारा शिकोह को। महत्वपूर्ण बात नंबर 2 कि औरंगजेब इस समय
दक्षिण भारत का सूबेदार था। जिस समय उसको उत्तराधिकारी बनाया गया दारा शिकोह को, उस समय औरंगजेब कहां पर है? दक्षिण भारत का सूबेदार है। आगे बात समझ में? अभी हमने बात करी थी दक्षिण भारत के अभियानों की। तो इस स्थिति में औरंगजेब शांत रहा। औरंगजेब शांत रहा। इसके लगभग 3 महीने बाद 5/12/1657 ईस्वी को मुराद दादा ने क्या किया? अपने आप को अहमदाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। नंबर 3, कि 5/12/1657 मुराद ने अपने आप को अहमदाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? मुराद साहब ने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब बचा कौन? 2 बेटे आ गए, तीसरा पहले से उत्तराधिकारी हो गए, 3 बेटे हो गए, चौथा शासक बच्चा कौन? शाह शुजा। तो जैसे ही मुराद ने अपने आप को यहां अहमदाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया, उसी समय शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। नंबर 4, कि शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। आगे बात समझिए। तो ये स्थिति हो गई है उत्तराधिकार संघर्ष से पूर्व। दारा शिकोह आगरा में है, शाहजहां ने खुद ने इसको उत्तराधिकारी बनाया है। औरंगजेब दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत का सूबेदार है, चुप रहा, शांत रहा, है ना, मजे देखने वाला आदमी था, ठीक है, और सबसे लास्ट में खुद सबके मजे लेने वाला आदमी था। मुराद साहब ने अपने आप को अहमदाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, वहीं शाह शुजा ने अपने आप को कहां का? बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता कि उत्तराधिकार से पूर्व यदि स्थिति पूछ ले तो औरंगजेब दक्षिण भारत में, ध्यान रखना। बात करें मुराद की तो अहमदाबाद में है, और बात करें शाह शुजा की तो बंगाल में है। अहमदाबाद गुजरात पश्चिम भारत आ गया, बात करें बंगाल की तो पूर्वी भारत आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये इस प्रकार से स्थितियां थी। अब सुनो, इस उत्तराधिकार संघर्ष में 4 भाइयों की कहानी हो गई, 3 बहनें बची पीछे। तो तीनों बहनें किस किस के पक्ष में? भाई 4 हैं और बहनें 3 हैं। तो जहानारा जो थी वो वस्तुतः सबसे बड़ी, और इसलिए वो दारा शिकोह के पक्ष में। रोशनारा जो थी वो रोशनारा औरंगजेब के पक्ष में, और मुराद के पक्ष में थी गोहानारा। तो इसका मतलब शाह शुजा के पक्ष में कोई भी नहीं था। ये तीनों बहनें अपने अपने इन तीनों भाइयों का पक्ष लेके बैठी थी। देखो, दारा शिकोह और रोशनारा की यदि हम बात करें, माफ करना, जहानारा की बात करें, तो दोनों के दोनों धार्मिक सहिष्णु थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए इसका सहयोग करना बिल्कुल सटीक बैठता है। औरंगजेब रोशनारा दोनों सातिर लोग हैं, और मुराद और गोहानारा दोनों बावड़े हैं। कैसे हैं अभी आगे बात करेंगे।
ठीक है, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकार संघर्ष में कौन सी बहन ने किसका सहयोग किया। तो ध्यान रखना, दारा सिको और दारा सिको की बहन जो सहयोगी थी वो कौन थी? जहान आरा। नंबर 2, औरंगजेब का जो सहयोग किया वो किया रोशन आरा ने। किसने किया? रोशन आरा ने। रोशन आरा। और मुराद का जो सहयोग किया वो किसने किया? गोहन आरा ने। ठीक है, इस स्थिति में देखा जाए तो इसका मतलब शाह शुजा के पक्ष में कोई नहीं है। शाह शुजा के पक्ष में कोई नहीं है। अब सुनिएगा साहब, औरंगजेब ने क्या किया। अब औरंगजेब खेलता दिमाग से, इसको बहुत अच्छे से सुनना। पहले सारे युद्ध बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई और उसके बाद में एक साथ लिखूंगा फिर चीजें। अब ध्यान से सुनना, औरंगजेब किसके पास जाता है? मुराद के पास में। ठीक है, मुराद के पास में जाकर के कहता है, अरे भाई तेरे को पता है उधर वो दारा सिको है ना, वो अपने आप को आगरा का बादशाह बना दिया, बापू ने ये बात तो ठीक नहीं की। तो मुराद को भी लगा यार हाँ बात तो सही नहीं है, क्या बात तो सही नहीं। अब क्या? अब कुछ नहीं, तू मुझे ये बता, देख तू मेरे से छोटा भी है और छोटा है तो तेरा अधिकार ज्यादा बनता है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तू बता कि तुझे बादशाह बनना है क्या। तो जब ये बात मुराद को सुनी तो मुराद ने पहले तो शर्माया, भाई ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो आप, ये वो ऐसे वैसे, आपका मूड है तो बन जाऊंगा। अरे मूड क्या, तू छोटा है, प्यार करता हूं मैं तेरे से, बनना ही पड़ेगा। क्या ठीक है, तो अपन दोनों शामिल हो गए, अपन दोनों साथ में लड़ेंगे। अपन दोनों क्या लड़ेंगे? साथ में लड़ेंगे। और तुझे क्या करूंगा? तुझे मैं बादशाह बनाऊंगा, मुझे आधा राज्य दे देना, मैं उसमें खुश रहूंगा। मुराद ने कहा डन, चलो ठीक है। अब डन तो इसके लिए इन दोनों ने देखो योजना, ये जो योजना बना रहे ना, ये योजना बनाई इन्होंने दीपालपुर में। तो औरंगजेब व मुराद ने शाही सेना का सामना करने के लिए दीपालपुर में क्या बनाई थी? योजना बनाई। सुनना मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि औरंगजेब व मुराद ने शाही सेना, अब यहां पर शाही सेना का मतलब समझना बेटा, शाही सेना का मतलब क्या है? दारा सिको। जब मैं अब आगे से शाही सेना का शब्द प्रयोग करूंगा तो आपको याद रखना है कि सर किसकी बात कर रहे हैं? दारा सिको की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तुम औरंगजेब और मुराद ने शाही सेना का सामना करने हेतु दीपालपुर में योजना बनाई। ठीक है, दीपालपुर में योजना बनाई, बना ली साहब योजना, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। औरंगजेब ने बलि का बकरा तैयार कर लिया, जैसे दाऊद बख्श को किया गया था ना, वैसे ठीक इसी प्रकार से काला कत्ता तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझे। जब ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे थे तो ये सारी की सारी सूचना
ध्यान रखना। अब ये यहाँ से कहानी में नया मोड़ आता है कि इसकी जो सारी की सारी जो सूचना है वो सूचना किसको मिली? दारा सिको को मिली। सूचना किसको मिली? दारा सिको को मिली। दारा सिको को सूचना मिली कि साहब तेरे के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए दीपालपुर में योजना बनाई है। किसने? औरंगजेब और मुराद ने। आ गई बात समझ में? अब ध्यान रखना, अब दारा सिको ने अपने भाइयों का दमन करने के लिए जोधपुर के राजा हुआ करते थे मारवाड़ के जसवंत सिंह और दूसरे थे कासिम खां। इन कासिम खां दोनों को क्या किया? नियुक्त किया। फिर से इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है कि दारा सिको ने अपने भाइयों के दमन हेतु जोधपुर मारवाड़ के जसवंत सिंह कौन? जसवंत सिंह। वे उनके साथ कासिम खां की नियुक्ति की। कासिम खां की नियुक्ति की। आ गई बात समझ में? इसके पीछे कारण है क्योंकि दारा सिको अपने पिता की देखभाल कर रहा है, पिता अभी बीमार है। तो अब लड़ा जाएगा क्या? युद्ध लड़े जाएंगे। क्या लड़े जाएंगे? युद्ध लड़े जाएंगे। कौन कौन से युद्ध हुए? सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ बहादुरगढ़ का युद्ध, वैलेंटाइन डे के दिन, है ना। इधर बचड़े इधर बोल रहे थे और कुछ बचड़े इधर बोल रहे थे। वैलेंटाइन डे बोले तो सबको ही पता है, हमारे महेंद्र जी को ही पता है, तो आपको तो पता होगा ही होगा, है। 14 फरवरी 1658 को पहला युद्ध लड़ा गया, उत्तराधिकार युद्ध। और युद्ध कौन सा लड़ा गया? ध्यान रखना, बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा गया। इसमें शाही सेना का नेतृत्व कौन करेगा बताओ? जसवंत सिंह और कासिम खां। तो शाही सेना जो कि दारा सिको की सेना थी, इस दारा सिको की सेना और शाह सूजा के मध्य 14 फरवरी 1658 को पहला युद्ध लड़ा गया। आगे बात समझ में क्लियर है? उधर यदि हम बात करें तो शाही सेना में और भी कुछ लोग शामिल, सुलेमान सिको, जय सिंह और दिलेर खां। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस युद्ध में शाह सूजा को इतना मारा कि मार के सुझा दिया। पूछो ही मत कितना मारा, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम। इसका मतलब शाही सेना इसमें क्या रही? विजय रही। तो पहला युद्ध लड़ा गया बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 में, जिसमें शाही सेना ने शाह सूजा की सेना को पराजित किया। मजे देख रहे हैं इधर बैठे बैठे कौन? मुराद और औरंगजेब। कौन से? मुराद और औरंगजेब। उसके बाद अगला जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ा गया धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को उज्जैन धर्मत के निकट। औरंगजेब और मुराद की दोनों की सम्मिलित सेना, और इस बार सामना करने के लिए विशेष रूप से आए थे कौन? जसवंत सिंह और कासिम खां। शाही सेना का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? जसवंत सिंह और कासिम खां के द्वारा। अब सुनिएगा कहानी साहब। औरंगजेब और मुराद की सेना ने दोनों ने मिलकर के इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से जो है शाही सेना को क्या किया? पराजित किया। महाराजा जसवंत सिंह जी बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए। पराजित होने के बाद मारवाड़ लौटे लुटकाया हुआ मुंह लेकर के। मारवाड़ लौटे छोटा सा मुंह लेकर के, रानी साहिबा को बड़ा सा वचन दे करके गए थे
ठीक है। तो जैसे ही आया, रानी साहिबा ने थाली सजा रखी थी कि मेरे पतिदेव जो होंगे वो विजय होकर के आएंगे और मैं उनका क्या करूंगी, स्वागत करूंगी। हाथ में क्या ले रखी थी, थाली ले रखी थी बढ़िया सी सुंदर सी, और इधर लटकाया हुआ मुंह लेकर के आए हैं कौन, जसवंत सिंह शाह। कौन, जसवंत सिंह शाह लटकाया हुआ मुंह लेकर के आए हैं। मुंह देखते ही कुछ अंदाजा तो रानी साहिबा को हो ही गया था कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ी है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए हाड़ी रानी ने पूछा, हाड़ी रानी जसवंत दे था इनका नाम, जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे, क्यों जी क्या वाकई ज्यादा थकान हो गई दिखी युद्ध से। तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि कुछ नहीं, वो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि युद्ध में हार गए। युद्ध में हार गए तो यहाँ क्या आलू लेने के लिए आया क्या, भग यहाँ से। तो हाड़ी रानी जसवंत दे ने जसवंत सिंह को अंदर नहीं घुसने दिया किले के अंदर। आ गई बात समझ में? इतनी नाराज हुई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। दूसरा युद्ध, तीसरे युद्ध की यदि हम बात करें तो तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को आगरा के पास में। ध्यान रखना कि औरंगजेब और मुराद ने दारा सिकों को पराजित किया, और दारा सिकों को पराजित करने के बाद में औरंगजेब ने आगरा के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। माफ करना, शायद मैंने गलती से धर्मत युद्ध बोल दिया था पहले, कि धर्मत युद्ध के बाद में विजय रहा था। सामूगढ़ युद्ध के बाद में जो है औरंगजेब का आगरा के ऊपर क्या कर हो गया था, अधिकार हो गया था। और शाहजहां को आगरे के किले में मुसम्मन बुर्ज में क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। अब देखो मेरी बात सुनो। अब औरंगजेब के साथ में, है ना, औरंगजेब के साथ में सपना संजोया बैठा था मुराद की, जैसे ही आगरा के ऊपर अधिकार होगा ना तो शासक तो मैं ही बनूंगा। राजी है? आगे बात समझ में क्लियर है? क्योंकि औरंगजेब ने वादा दे रखा था इसको। तो जैसे ही सामूगढ़ के युद्ध में विजय मिली, आगरा के ऊपर अधिकार हुआ, और साथ ही साथ इधर शाहजहां साहब को मुसम्मन बुर्ज में क्या कर लिया था, कैद कर लिया गया। कहां पर? मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। शाहजहां को बंदी बना दिया गया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है कि शाहजहां को क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया। और आगरा के ऊपर क्या हो गया, अधिकार। दारा सिकों यहां से भाग निकलता है। मुराद ने कहा भाई कि हाँ तो राजा तो मैं ही बनूंगा ना। तो औरंगजेब ने कहा बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। राजा तू ही बनेगा, हलवा है क्या है। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाया। क्या कर लिया, मुराद को बंदी बनाया। और मुराद को बंदी बनाने के बाद में हाथों में लगाई है हथकड़ियां, और हथकड़ियां लगाने के बाद में ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। और बाद में 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में मुराद को भी औरंगजेब ने क्या कर दिया, मार दिया। मुराद को मार दिया। किसने मारा? औरंगजेब ने। हत्या कर दी थी किसने? है ना खतरनाक आदमी, शातिर आदमी है कि नहीं है ये बताओ। नेक्स्ट युद्ध की यदि हम बात करते हैं तो एक युद्ध हुआ खाजुआ का युद्ध। 5 जनवरी, कई जगह आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 1659 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास में। ध्यान रखना यहाँ पर एक इसके पीछे खाजुआ युद्ध होने के पीछे कारण क्या था। औरंगजेब जब दारा सिकों भाग निकला था सामूगढ़ युद्ध के दौरान, तो उसके पीछे जाता है, आगरा में छुपा हुआ था और उसके ऊपर अधिकार करने का प्रयत्न करता है। इलाहाबाद के निकट जो है औरंगजेब ने सूजा को बुरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया था, पराजित किया था। सूजा वस्तुतः यहाँ पर मिलता है। तो
सूजा यहाँ से पराजित होने के बाद में अराकान म्यांमार चला जाता है और अराकान में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दो तो भाई क्लियर, अब केवल और केवल एक भाई बचा है और अंतिम जो निर्णायक युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ा गया देवराई का युद्ध, या इसी देवराई के युद्ध को दोवराई का युद्ध भी कहा जाता है। राजस्थान अजमेर में ये युद्ध लड़ा गया। 13 मार्च 1659 इसकी तिथि मिलती है। कई जगह आपको अप्रैल भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। लेकिन 1659 में दारा सिकों ने अंतिम रूप से निर्णायक रूप से जो है पराजित किया, माफ करना, औरंगजेब ने दारा सिकों को अंतिम रूप से निर्णायक रूप से पराजित कौन से युद्ध में, देवराई दोराई के युद्ध में। गुजरात का एक व्यक्ति था जिसका नाम था शहनवाज खान। इस शहनवाज खान ने गुजरात में शरण दे रखी थी दारा सिकों को और इसी समय दारा ने जसवंत सिंह को पत्र लिखा था कि भाई कुछ सहायता हो जाएगी क्या। तो जसवंत सिंह के प्रलोभन में आ जाता है दारा सिकों और यहाँ पर अजमेर आता है। कहाँ पर आता है? अजमेर आता है। इस जसवंत सिंह ने विश्वासघात किया, किसके साथ में? दारा के साथ में। औरंगजेब से जाकर के मिल जाता है, औरंगजेब की सेना में शामिल हो जाता है और दारा अंतिम रूप से क्या हो जाता है, निर्णायक रूप से पराजित होता है। दारा भाग करके यहाँ से दादर पहुंचता है और दादर में एक जमींदार था जिसका नाम था जीवन मलिक। क्या नाम था? जीवन मलिक। इस जीवन मलिक के यहाँ पर शरण ली, परंतु इस मलिक ने दारा को बंदी बना करके औरंगजेब को सौंप दिया। 30 अगस्त 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दारा को मार डाला। आगे बात समझ में। फ्रांसीसी यात्री इतिहासकार बर्नियर, ध्यान रखना, जो कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आता है, इस बर्नियर ने लिखा है कि दारा को मृत्युदंड देते वक्त उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार से उसने दारा सिकों को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। आगे बात समझ में क्लियर हो गई। तो ये हमने सारी के सारी उत्तराधिकार जो संघर्ष लड़े गए, उत्तराधिकार युद्धों की हमने बात कर ली है। तो नंबर 1, बहादुरगढ़ का युद्ध। ध्यान रखना, जो अंतिम जो युद्ध था ना, उस अंतिम युद्ध में कौन से? अंतिम युद्ध में जय सिंह जो थे वो भी औरंगजेब के पक्ष से लड़े थे, ये याद रखना, ठीक है। सवाई जय सिंह कौन है? सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह, कौन थे बताओ? चलिए, बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को किसके मध्य? तो शाही सेना वर्सेज शाह सुजा। शाही सेना बोले तो दारा सिकों की सेना, और शाही सेना में सेना का जो नेतृत्व किया वो किया सुलेमान सिकों। सुलेमान सिकों प्लस जय सिंह प्लस दिनेर खान, ठीक है ना। 3 लोगों ने नेतृत्व किया। ध्यान रखना कि
शाह शुजा इस युद्ध में पराजित हुआ, इस युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध। सोलह चार 1658 को 16/4/1658 को कौन सा युद्ध हुआ? माफ करना, 15 अप्रैल। कौन सा? 15 अप्रैल 15/4/1658 को कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत। और धर्मत बोले तो कहां पर है? एमपी उज्जैन के निकट है। एमपी उज्जैन के निकट। औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेज शाही सेना। और शाही सेना का नेतृत्व जो किया गया था इस बार जसवंत सिंह के द्वारा। नेतृत्व जसवंत सिंह प्लस कासिम खान। याद रखना, औरंगजेब और मुराद की सेना इसमें विजय रही। ठीक है। जसवंत सिंह पराजित होकर मारवाड़ लौटा। हाड़ी रानी जसवंत दे ने दुर्ग में घुसने नहीं दिया। सामूगढ़ का युद्ध। ध्यान रखना, 29/5/1658 ईस्वी को। अब सुनो, सामूगढ़ कहां पर है? तो आगरा के समीप है। किस किस के मध्य हुआ था? ये एक तरीके से निर्णायक युद्ध कहा जा सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि इसी के द्वारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने आगरा के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो आगरा के समीप ठीक है, किसके मध्य? तो औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेज दारा सिको।
कौन विजय रहा? ध्यान रखना, दारा शिकोह पराजित होकर के भाग गया, पराजित होकर भाग निकला। ठीक है, औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार किया। मुगल बादशाह शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद किया। औरंगजेब ने मुराद को ग्वालियर किले में कैद किया। ठीक है, और ध्यान रखना कि 1661 ईस्वी में मार डाला। नेक्स्ट, खाजुआ का युद्ध। ध्यान रखना, कई जगह 5 जनवरी मिलता है, कई जगह 5 फरवरी, तो दोनों ही लिख रहा हूं, जनवरी या फरवरी 1659। ठीक है, कारण ध्यान रखना, वस्तुतः इस युद्ध में औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह के पीछे गया था, परंतु बीच में ही उसे कौन मिला है? शुजा मिला है, तो शुजा को पराजित किया पूर्ण रूप में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो शुजा को पराजित किया, और शुजा को पराजित करने के बाद में शुजा भाग गया, कहां पर? अराकान, म्यांमार, वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। ठीक है, शाह शुजा भागकर अराकान, कहां पर? म्यांमार चला गया। और यहीं पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो गई।
दोहराई या देवराई का युद्ध। दोहराई की घाटी है वस्तुतः, है ना, अजमेर के पास में है। चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना, ठीक है। 13/3/1659 ईस्वी अजमेर के निकट हुए इस युद्ध में दारा सिखों को अंतिम रूप से पराजित किया। दारा सिखों को अपने हाथों से मारा। ठीक है। इतिहासकार बर्नियर ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। और ध्यान रखना कि बर्नियर जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। नोट लगा के लास्ट लाइन आज की क्लास की कि बर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि गुजरात के शहनवाज खान ने दारा को कुछ समय के लिए क्या दी थी, शरण दी थी। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जसवंत सिंह को पत्र लिखा था वहीं से, गुजरात से, और लौट आते कहाँ पर, अजमेर। लेकिन वो विश्वासघात करता है और विश्वासघात के कारण ही इस देवराई के युद्ध में पराजित हो जाता है। ठीक है, खैर जीवन खां ने भी इसके साथ विश्वासघात किया और जीवन खां ने सौंपा था किसको, औरंगजेब को, और औरंगजेब ने इसको क्या दे दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। क्या दे दिया था, मृत्युदंड दे दिया। इसी के साथ दारा सिखों की कहानी हो गई समाप्त। लेकिन अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें दारा सिखों की कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे औरंगजेब की। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।